गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और सब ठीक ठाक। तो चलिए हम लास्ट लेक्चर में जो कि हमने मोशन इन प्लेन का एक ऐसा पार्ट स्टार्ट किया था जिसमें हम देख रहे थे काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, आपने अब तक 1 डायमेंशनल मोशन में काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन पढ़ा है, जिसके अंदर होता यह है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ आप लीनियर डायरेक्शन में पढ़ते हो, लीनियर में पढ़ते हो। ठीक है, लीनियर मोशन ऐसे होता है जो कि एक सिंगल एक एक्सिस पर, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पर होता है। और 1 डायमेंशन मोशन के अंदर आपने एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, वो सब कुछ पढ़ा है। अब उसी चीज़ को हम जो है तो, और काइनेमेटिक इक्वेशन भी देखी आपने, है ना, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो कि न्यूटन्स काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहलाती है, उनको भी आपने देखा कि 1 डायमेंशन में उसका यूज़ कैसे होता है। जब एक्सेलरेटेड बॉडी होगी तो उसके लिए कैसे यूज़ किया जाएगा, कौन सी इक्वेशन कब यूज़ की जाएगी, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। और इसी तरह एक्सेलरेटेड अगर मोशन नहीं होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मोशन हो रहा होगा, तो उसके वक्त में आप क्या यूज़ करेंगे वो भी आपने देखा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर दी जाए तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपके पास में कुछ हो या बॉडी रेस्ट से शुरू कर रही हो तो कैसे काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना, ये सब कुछ आपका पैरेलल चल रहा था 1 डायमेंशनल मोशन में। अब हमने क्योंकि टॉपिक जो है तो ये शुरू किया कि काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशनल मोशन, है ना, तो हमारा मेन फोकस आज भी जो रहेगा वो रहेगा काइनेमेटिक्स इन 2D मोशन, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर काइनेमेटिक्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और यूज करते हैं, इसका लास्ट लेक्चर में आपने जो है पार्ट 1 जो था इसका, हमारा एपिसोड नंबर 22 एक्चुअली, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने वहां पर आपको एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स जो होते हैं R1, R2 और डेल्टा R किस तरह निकाला जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट के बाद उसका डेरिवेटिव करके वेलोसिटी कैसे निकलती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करके एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, और उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। ठीक है, तो आज भी हमारा वही पॉइंट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अब जो है तो ये होने वाला है हमारा लीनियर मोशन नहीं बल्कि कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि काइनेमेटिक जब हम लगा रहे हैं कर्वी लीनियर मोशन में, तो इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, बहुत सारी चीजों में क्या फर्क पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा यूज करना पड़ेगा। तो मैं यूज करूंगा यहाँ पर तो देखिए ये है हमारा एक वेक्टर, समझ लेते हैं कि यहां पर एक रेफरेंस एक्सिस है हमारा। ठीक है, इसको हम रेफरेंस एक्सिस x मान लेते हैं और इसको रेफरेंस एक्सिस y मान लेते हैं। ठीक है, और मुझे क्या करना है मालूम है कि इन्हीं x और y एक्सिस के ऊपर में मुझे बताना है आपको कि इसकी पोजीशन कैसे हम डिफाइन करेंगे। इसकी पोजीशन हम बताएंगे, समझ लो मेरे पास में एक वेक्टर है और वो वेक्टर इस दिशा में, देखो जरा, ये दिस इज माय वेक्टर। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं वेक्टर r, ये इसको मैंने वेक्टर r बोल दिया। इसने x एक्सिस के साथ कोई एक एंगल बनाया होता है, एंगल थीटा उसको बोला जाता है। ठीक है, उसको एंगल थीटा बोला जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, एंगल अगर थीटा बोला गया तो इस पॉइंट की जो लोकेशन होती है, इस पॉइंट की पोजीशन को हम ऐसे बताएंगे P r, थीटा, ये उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, r, थीटा, यानी कि r तो आपके पास में वैल्यू है और ये थीटा है, क्योंकि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा। यहाँ से हम बहुत छोटी छोटी लेवल पे बात करेंगे, बहुत बड़े लेवल पे बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम जितना बड़ा लेवल करते जाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क आता जाएगा। हम इस एंगल को इतना छोटा करेंगे कि समझ लो पहला जो ये रेडियस वेक्टर बोला जाता है इसको, ये पहली बार ड्रॉ होगा इस लाइन पर और दूसरी बार ड्रॉ होगा इसके थोड़ा सा ऊपर, कि बिल्कुल अंतर बहुत छोटा सा रहे, यानी कि एंगल बहुत छोटा बनेगा। जब एंगल छोटा बनेगा तो ये रेडियस वेक्टर बिल्कुल पैरेलल दिखाई देंगे, पैरेक्शियल उनको बोला जाएगा। और जब ये पैरेक्शियल दिखाई देंगे तब हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन एंगल थीटा
is very very small, then distance and displacement क्या लिखा हमने, व्हेन एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है सेम। इस एंगल को अब क्या नाम दिया जाता है, इस आर को क्या बोला जाता है, वो सब कुछ हम यहाँ देखने वाले हैं। और ये वाला जो मोशन हो रहा है पार्टिकल का, ये पार्टिकल के मोशन को क्या कहा जाएगा, क्योंकि वो इस सर्क्यूलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं इसकी डेफिनेशन और इसको बोला जाता है सर्क्यूलर मोशन। मोशन अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एक सर्क्यूलर पाथ होगा जिसका कुछ रेडियस होगा। अगर ये सर्कमफेरेंस को फॉलो करता हुआ हमारा पार्टिकल P ऐसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड यानी कि रिवॉल्व करता है या रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है, तो इसको बोला जाता है सर्क्यूलर मोशन। ठीक है, इसमें का ये भी हो सकता है कि आपको जो है तो इतना पार्ट छुपा दिया जाए, सिर्फ आपको इतना पार्ट बताया जाए, यानी कि कर्वेचर, तो हमने उसको कहा कि कर्वीलीनियर मोशन होगा। तो इसके अंदर में ये हो जाएगा कि एक कर्व को फॉलो करता हुआ हमारा पार्टिकल जो है तो वो पाथ पर घूमेगा और इसको सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन के मेन टाइप्स क्या होते हैं और इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमारे पास बेसिक दो चीजें हैं, एक है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और दूसरा है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो दोनों में क्या आता है, चलो देखते हैं। काइनेमेटिक में क्या आएगा, तो हम इसके अंदर बोलेंगे कि यहां पे आ जाएगा एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर क्वांटिटीज बोल दो इसको। मतलब क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है उसको, एंड एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको ये बोला गया। एंगुलर क्वांटिटीज आने वाले इसके अंदर, और इसके अंदर में क्या आने वाला है, इसके अंदर में आ जाएगा काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स के काइनेमेटिक के जो इक्वेशंस है वो भी हम यहाँ पर लगा पाएंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ। फिर हम यहाँ पे आ जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स यानी कि, और एक आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम बोला जाता है उसको, नॉन यूसीएम, और उसमें एक्सेलरेशन इन नॉन यूसीएम। ठीक है, क्योंकि स्पेशल होती है उसकी एक्सेलरेशन, और हमारे पास में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसके अंदर भी एक एक्सेलरेशन होती है, यानी कि एक्सेलरेशन इन यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी एक एक्सेलरेशन आती है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक एक्सेलरेशन आता है। एक नहीं, यहाँ दो आते हैं। ठीक है, ऐसे बताऊंगा मैं कि यहाँ पर दो एक्सेलरेशन आते हैं। इसके अंदर में एक्सेलरेशन को अगर देखा जाए तो वो हो जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हो जाएगा उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, AC उसको बोला जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। इसके पास में दो एक्सेलरेशन हो जाते हैं, तो हमको वो भी डिटेल में पढ़ना है कि एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं अगर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो इसके अंदर में आता है आपके पास में फोर्सेस, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, इसके अंदर आता है बैंक्ड कर्व रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, इसमें आ जाएगा बैंकिंग ऑफ रोड्स। रोड्स यानी कि कर्व पाथ की बैंकिंग क्यों की जानी चाहिए वो आ जाएगा। इसके अंदर आ जाएगा कोनिकल पेंडुलम, और इसमें आ जाएगा आपके पास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, लूपिंग द लूप एक्सेट्रा, बहुत सारे केसेस इसके अंदर आते हैं। तो ये कुछ डायनामिक्स के अंदर होता है और ये कुछ हमारा काइनेमेटिक्स के अंदर में होता है। तो ये दोनों चीजों को यहाँ पे, क्योंकि फोर्सेस आने वाले हैं, टेंशन आने वाला है, उनकी कैलकुलेशन होगी, ये फोर्सेस यहीं से आएंगे,
ये एक्सेलरेशन है तो मास इंटू एक्सेलरेशन बोले तो क्या होता है, फोर्स होता है ना, ठीक है। तो यहीं से क्वांटिटीज जाएगी इसके पास में डायनेमिक्स में। तो पहले ये कंप्लीट करेंगे हम और उसके बाद में डायनेमिक्स कंप्लीट करेंगे और ये होगा हमारा पूरा सर्कुलर मोशन। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ये इतना पार्ट जो है आपका, ये वाला आपको मिलता है मोशन इन प्लेन के अंदर, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला डायनेमिक्स का आपको पार्ट मिलता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर में, ठीक है। तो मतलब कि एनसीईआरटी के अंदर में ये वाला पार्ट आपको मिलने वाला है मोशन इन प्लेन में, है ना, मोशन इन प्लेन ऐसा हो जाएगा वो चैप्टर में, या फिर इसको ऐसा बोला जाता है 2D मोशन, सिंपल। और डायनामिक्स जो आपको मिलेगा ये एनएलएम का अंदर हो जाता है, ये एनएलएम का पार्ट बन जाता है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर में आपको ये वाला डायनामिक्स का पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई पढ़ना चाहता है साथ में, तो हम तो क्योंकि साथ में ही पढ़ने वाले हैं, कंप्लीटली एक साथ शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट जाएंगे हम, ठीक है। तो ये हुआ सर्कुलर मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स के साथ। तो देखिए हमारे सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स इन सर्कुलर मोशन। फर्स्ट वेरिएबल इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों भी, क्योंकि लीनियर भी होगा और सर्कुलर भी होगा, हमारा सारी चीजें हमको देखना है यहाँ पे। तो हम ऐसे समझते हैं कि एक पार्टिकल है, उसने पॉइंट पी से अपना मोशन स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मूव कर रहा है, ओके। और वो पॉइंट पी से निकलता है और वो पॉइंट पी से निकलकर पॉइंट क्यू पर पहुंच जाता है, ये है कर्वेचर, ठीक है। और जो रेडियस है हमारे सर्कल का, तो मैं कहूंगा कि वो सर्कल का रेडियस है r। तो हम यहाँ पर उसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि वी हैव r एज मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस, है ना, मैग्नीट्यूड ऐसा बोल सकते हैं उसको, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस, ये रेडियस का मैग्नीट्यूड हुआ। तो व्हाट इज वेक्टर फॉर्म फिर, अगर ये r जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस हुआ, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो एक ही रहेगा पूरे मोशन में। ये r1 और ये r2 फिर क्यों दो अलग अलग लिखे गए, क्या इनके साइज में फर्क होता है? नहीं, आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको पता होता है कि जब एक वेक्टर को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो उसका ये मैग्नीट्यूड है समझ लो, और मैं दूसरा वेक्टर ऐसे ड्रॉ करता हूं तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्योंकि बदल गई है, पहले डायरेक्शन ऐसी थी, बाद में डायरेक्शन ऐसी हो गई है, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो हम उसको बोलते थे कि जब वो इक्वल नहीं है तो फिर r1 और r2 अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि व्हाट इज r1, तो अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये डेफिनेशन एकदम ध्यान से लिख लो कि वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, यानी कि एक वेक्टर है जो ड्रॉ किया गया है सेंटर ऑफ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन यहाँ है तो r1 इधर है, पार्टिकल की पोजीशन यहाँ है तो रेडियस वेक्टर हमारा बदल गया, पार्टिकल की पोजीशन जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे हमारा रेडियस वेक्टर ऐसा गोल 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 घूमेगा, ठीक है। तो एक्चुअली रेडियस वेक्टर हमारा क्या कर रहा है मालूम है, देखो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ये रेडियस वेक्टर आपका मूव करता है। तो रेडियस वेक्टर एक्चुअली अपनी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है उसका, तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको लिख दिया हमने कि ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, लेकिन फिर चेंज क्या हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि डायरेक्शन इज चेंजिंग, है ना, डायरेक्शन इज चेंजिंग, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, है ना, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, ऐसे हो रहा है। तो हम बोलते हैं कि ये डायरेक्शन चेंज हुई तो ये r1 r2 बन जाएगा, तो हमारे पास में दो आ जाएंगे वेक्टर, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स, आर पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स ये वेक्टर फॉर्म में है ऑफ पार्टिकल एट P एंड Q, क्योंकि हमने कहा कि एक ही पार्टिकल है जो पहले P पे था बाद में Q पर चला गया, तो पहले उसका पोजीशन वेक्टर r1 था, बाद में उसका पोजीशन वेक्टर r2 हो चुका है। अगर अपने पास पोजीशन वेक्टर है तो मैं बोलूंगा इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो चलो निकालते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपने, क्योंकि ये देखो क्या होने वाला है, हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, देखो सर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा, इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसी, और इसको मैं बोलता हूँ कि ये हो जाएगा मेरा डेल्टा आर, अरे है कि नहीं बात सही, डेल्टा आर हो जाएगा। डेल्टा आर को भी अगर मैंने वेक्टर ले लिया तो मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा, देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, r1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर इक्वल्स r2 वेक्टर, है कि नहीं बात सही। तो डेल्टा आर की वैल्यू हो जा रही है मेरे पास में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इस तरह से मैंने लिख दिया। ये है मेरा
डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वेक्टर फॉर्म में इसको आईजे के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर देखते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे होता है, देखो जरा, आपने मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म पढ़ा हुआ है वेक्टर्स में। मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं डेल्टा आर इक्वल्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस आया है तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस ट्वाइस R1 R2 कॉस थीटा। क्या आपको वेक्टर याद आया? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वाला केस याद आया, ठीक है। जब दो वेक्टर्स का आप सब्ट्रैक्शन लेते हो तो इस तरह से करना पड़ता है, ये याद आया फॉर्म? अगर नहीं याद आया तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर में सब्ट्रैक्शन का पार्ट जाकर देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया बोलकर। अगर मेरे पास ये फॉर्मूला आ चुका है तो मेरे पास में ये है इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये है उसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वेक्टर फॉर्म। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म और ये हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं ऐसे लिखूं कि इफ R1 वेक्टर मेरा मैग्नीट्यूड में R2 वेक्टर के बराबर है और उसको मैं R ले लेता हूं अगर, ठीक है, क्योंकि मेरा रेडियस तो सेम है ना, रेडियस यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है और हर जगह सेम रहने वाला है रेडियस, तो मैं उसको रेडियस का मैग्नीट्यूड अगर सेम ले लेता हूँ, ये मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है ना, इसलिए अगर मैं इसको सेम ले लेता हूँ तो मेरे पास में मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? देखो, डेल्टा आर इक्वल्स, यहाँ पे अंदर मुझे लिखना पड़ेगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू आर बोले तो आर का स्क्वायर और ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ऐसे आ गया। तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा आर इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोले तो 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। अरे है कि नहीं बात सही? ऐसे भी लिख दिया मैंने इसको। फिर मैंने इसको ऐसे भी लिखा कि 2 कॉमन आर स्क्वायर भी कॉमन ना, ऐसा कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अगर 1 माइनस कॉस थीटा है मेरे पास तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि फॉर्मूला है मेरे पास में 1 माइनस, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यहाँ पे अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा होता ओनली, ठीक है, ऐसे कुछ तो आता है वैल्यू। तो हमने यहाँ से निकाला 1 माइनस कॉस थीटा का मेनली फॉर्मूला, आप देख लो लॉग बुक में मिल जाएगा फॉर्मूला। इसको मैंने यहाँ रख दिया अगर, ठीक है, इसके जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो मेरे पास में वैल्यू क्या बनने वाली है? 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर और ये आ जाएगा थीटा बाई 2, है ना, और ये है रूट के अंदर, तो वैल्यू क्या बन गई है यहाँ पर? 4 2 टू द 4 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया हमारा रूट के अंदर वैल्यू। और डेल्टा आर को अगर मैं लिखने जाऊं तो ये 2 बाहर आ गया, 2r साइन थीटा बाई 2। दिस इज माय फाइनल आंसर। ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इज इक्वल्स टू, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कितना निकला? 2r साइन थीटा बाई 2। कब? जब R1 R2 दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अगर बराबर ना हो, बाय चांस ऐसा हो कि मोशन ही प्लेन है, एक्सेलरेटेड मोशन भी है, उसके अंदर में एक्सेलरेशन भी आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, और कर्वेचर का पाथ अगर यानी कि कर्व पाथ आपका चेंज हो रहा है, एक सेंटर पर नहीं रहता, तब आप उसके अंदर में ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, आपको इस तरह फॉर्मूले सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर जो है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि आर सेम होता है, ठीक है, आर सेम होता है, रेडियस आपका चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि मैंने यहाँ पे लिखा था डिस्प्लेसमेंट, तो इसके बाद आना चाहिए डिस्टेंस, तो मैं लिखता हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, है ना, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। कैसे? मैं बताऊंगा, इसको डिस्टेंस बोलो एस। डेल्टा आर अगर बहुत छोटा है तो उसी को डिस्टेंस बोला जाएगा एस। तो मैं बोलता हूं कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये एंगल बहुत छोटा है, वेरी 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 स्मॉल है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एंगल बढ़ जाता है तो फिर डिस्टेंस अलग हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं फिर कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आर्क पी क्यू लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला लिखता हूँ, थीटा इज इक्वल टू आर्क पी क्यू, है ना, आर्क पी क्यू अपॉन रेडियस। ये वाला फॉर्मूला अगर किसी को नहीं मालूम है तो बेटा मैथमेटिक्स पढ़ो जाकर, मैथमेटिक्स में ये बेसिक फॉर्मूला है, एंगल की ज्योमेट्री पढ़ोगे ना जब, तो उसके अंदर में आपको ये बेसिक फॉर्मूला मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क मेरे पास कितना है? पी क्यू, आर्क पी क्यू है अपॉन आर है, तो मैं आर पी क्यू क्या बोलता हूँ? एस बोलता हूँ। तो मेरे पास में थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, थीटा इक्वल टू एस बाय आर। देयरफॉर हम लिख पाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू आर थीटा,
डिस्टेंस इज इक्वल टू आर थीटा। तो सर्कुलर मोशन में अगर आप देख रहे हैं कि आर्क लेंथ बहुत छोटा है, ये बहुत छोटी छोटी आर्क है, ये तो बड़ा हम दिखा रहे हैं आपको दिखने के लिए ना। अगर मैं इसको सच में छोटा बना दूं तो क्या आप देख पाओगे वहां से? नहीं देख पाओगे ना। तो इसके लिए तो बड़ा बना दिया उसको कि आपके वीडियो में थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, और ये इस तरह से लिखा जाएगा S इज इक्वल टू आर थीटा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? क्या निकाला हमने? हमने निकाला रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। जब एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर r1 पोजीशन वेक्टर r2 में बदल जाता है, क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं। क्या उसका डायरेक्शन चेंज हुआ? जी हाँ, चेंज हुआ है। यहाँ पे डायरेक्शन था इस दिशा में, यहाँ पे डायरेक्शन है इस दिशा में। एंगल कितना बनाया है? थीटा बनाया। देखो अगर ये भी r है और ये भी r है तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे पहला होगा when particle moves, देखो when particle moves in complete circle, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल अगर पार्टिकल मूव करता है तो उसका डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है? देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस के बराबर ना, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के बराबर। अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि अगर वो पार्टिकल चलता है फ्रॉम A टू बी चलता है तो कितना हो जाएगा? देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये कितना हो जाता है? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर रूट 2r हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? रूट 2r। तो हम यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल 2 पाई आर डिवाइड बाय 4, यानी कि पाई आर बाय 2। और डिस्प्लेसमेंट कितना बताओ? ये वाला ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? रूट 2r। ओके, ऐसा हो जाएगा। कहां से लिया? ए से बी तक, है ना, ए से बी तक लिया। उसके बाद लो दूसरा ए टू सी ले लो, डिस्टेंस बताओ? 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, यहां से यहां तक गए हो सिर्फ 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, यानी कि कितना हो जाएगा? पाई आर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट ये अच्छा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स 2r, समझे? ये एक r और इधर का एक r डायमेट्रिकली ऑपोजिट है ना दोनों भी। तो a से लेकर c तक जा रहे हो, a से c तक, तो डिस्टेंस कितना है? ये ऐसा पाई r, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r। ठीक है, अभी आगे अच्छे से। ओके देन चलो फिर देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्क्यूलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर्स, रेडियस 10 मीटर दिया हुआ है, in 40 seconds. The distance covered by him in 2 minutes 20 seconds is, चलो देखते हैं। गिवन क्या है? गिवन है अपने को रेडियस है 10 मीटर्स, ठीक है, और हमको ये बोला है कि वो एक राउंड कंप्लीट करता है, मतलब उसको हम कहेंगे उसको कितना टाइम लगता है। तो हम कहेंगे टाइम फॉर 1 राउंड, टाइम फॉर 1 राउंड इक्वल्स 40 सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे लग गया। और फिर हमको ये बोला है क्वेश्चन के अंदर में कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स के अंदर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाउ मच इन टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो टोटल सेकेंड्स निकालो, बोला टाइम कितना हो रहा था? तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जा रहा है 2 मिनट, यानी कि 2 × 60 और प्लस 20, है ना, 20 सेकेंड एक्स्ट्रा। तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 420 बोले तो 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस चलने वाला है? 40 सेकेंड में एक राउंड, तो 140 सेकेंड में कितना? बस ऐसा है, एकदम सिंपल ये है। यानी कि आपको ये पता करना है कि 40 सेकेंड्स में 1 राउंड जाता है वो, है ना, 1 राउंड, यानी कि 2 पाई आर का डिस्टेंस चलता है। तो फिर 140 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस चलेगा? ठीक है, कितना डिस्टेंस चलेगा, बस इतना निकालना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ
एक राउंड के अंदर, तो हम बोलते हैं कि इन 1 राउंड डिस्टेंस कवर्ड कितना, देखो जरा, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, कितना हो जाएगा 20 पाई, तो इसको लिख दूं 20 पाई। ये हो गया अपने पास में डिस्टेंस, पाई रख देंगे, बाद में रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब 140 सेकंड के अंदर में कितने राउंड होने वाले हैं वो देखो जरा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं नंबर ऑफ राउंड्स इन 140 सेकेंड, तो नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू टाइम कितना है, टाइम, टोटल टाइम, ऐसा लिखेंगे, टोटल टाइम अपॉन टाइम फॉर 1 राउंड, है ना। इसी को तो बोलेंगे राउंड, अरे नंबर ऑफ राउंड निकाल रहे हैं बेटे अपन, तो नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू 140, लॉजिकल यही है, 140 डिवाइड बाय 40, ये कितना हो जाता है 3.5, है ना, 0 0 कैंसिल और 4 से 14 गया बोले तो 3.5 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्टली 3.5। तो ये हो गया नंबर ऑफ राउंड कितने 3.5। अब क्या करो, 3.5 राउंड है, एक राउंड में 20 पाए, तो 3.5 राउंड में कितने पाए, बस इतना आसान है। तो हम यहाँ निकालते हैं टोटल डिस्टेंस इन n राउंड्स, जितने भी हो, 3.5 तो अभी है, जितनी भी हो, तो हम यहाँ पे बोलते हैं डिस्टेंस s इज इक्वल टू 3.5 इंटू 20 पाई। एक राउंड में कितना था, एक राउंड का डिस्टेंस 20 पाई, देयरफॉर 3.5 राउंड का डिस्टेंस 20 इंटू 3 बोले तो 60, 0.5 बोले तो 10, 70 पाई, 70 पाई ये है डिस्टेंस। तो इसको लिखा जाएगा 70 इंटू 3.14, या आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसा लिखो 22/7, जहां 7 से कटने वाला दिखा वहां ऐसे लिख देना, तो ये हो जाएगा आपका 10 टाइम्स, और s इज इक्वल टू 220 मीटर। देखो जरा, अरे है कि नहीं, बात सही है ना, ठीक है ना। 220 मीटर चलने वाला है वो डिस्टेंस, तो 220 मीटर का डिस्टेंस वो चला है। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली बहुत लेंदी करके पढ़ा दिया है ना, बहुत लेंदी करके, एकदम शॉर्टेस्ट भी है इसका तरीका। आपको जैसे जैसे समझ में आएगा कि 40 सेकंड में 2 पाई आर, तो 140 सेकंड में कितना, एकदम सिंपल। तो ऐसा आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, आप डायरेक्टली ऐड करके 3 बार जा सकते हो वहां तक, 3 बार या 3.5 बार अपन जिसको बोलते हैं ना वो वाला। तो आप लॉजिकली इसको कैसे भी करो, कम से कम टाइम में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, क्योंकि एकदम बेसिक में हम जा रहे हैं, तो बेसिक डिटेल्स के साथ आपको बता दिया कि ये ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आप आपको देख लो, ठीक है, किस तरह से आप सॉल्व कर पाओगे। तो टोटल डिस्टेंस इन n राउंड हमने कैसे निकाला, टोटल डिस्टेंस इन n राउंड बोले तो क्या हो जाता है, s इज इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड इंटू डिस्टेंस इन 1 राउंड। लो फॉर्मूला भी बना दिया, डिस्टेंस इन 1 राउंड, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ठीक है, लिखो। Next question is, a wheel cover a distance of 9.5 kilometer in 2000 revolutions. The diameter of the wheel is, आपको क्या निकालना है, diameter of the wheel निकालना है। तो चलिए निकालते हैं फिर। गिवन क्या है बताओ, गिवन है डिस्टेंस कवर्ड कितना है 9.5 है ना, 9.5 किलोमीटर, 9.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को ऐसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 2000, ठीक है, 2000 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है। तो हम कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, देखो, टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू, अभी जो लिखा था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन कितना है 2 पाई आर। अच्छा, व्हाट इज 2r इक्वल टू, एज 2r इक्वल्स टू डायमीटर, तो मैं ऐसे लिख दूं s इज इक्वल्स टू n इंटू 2r बोले तो ये पाई बच गया और इधर आ गया डायमीटर, है ना, ये हो जाएगा डायमीटर, 2r बोले तो डायमीटर के बराबर होता है। तो देयरफॉर डायमीटर विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू पाई।
टोटल डिस्टेंस कितना है 9.5 इंटू 10 का पावर 3 अपॉन n की वैल्यू है 2 इंटू 10 का पावर 3 और पाई की वैल्यू है 3.14 यानी 22/7 लिखना है तो वो भी लिख सकते हो 22/7। इट कम्स टू बी 1.5 मीटर्स। कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ये आता है 1.5 मीटर्स। देखो क्या दिया है, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर कंप्लीटिंग क्वार्टर रेवोल्यूशन या फिर 1/3 रेवोल्यूशन। चलो दोनों भी सॉल्व करते हैं। हमारे को ऐसा बोला गया, मतलब यही सर्कल ले लो, पहले केस में वो क्वार्टर रेवोल्यूशन यानी कि बी पर जा रहा है और दूसरे केस में वो 1/3 चल रहा है। मतलब कि अगर आप इस सर्कल को अगर 3 पार्ट में करते हो तो यहाँ तक चलने वाला है वो, ठीक है। अगर 3 पार्ट आप सर्कल के करते हो यानी कि हो जाता है 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री। उसके बाद में होता है 240, यहाँ आ गया कोई तो भी, है ना, ये होता है 240 और उसके बाद में आता है ये 360, ठीक है, इस तरह से। तो आप 1/3 यानी कि यहाँ पहुँचेगा वो, तब 120 डिग्री वो भी निकालो बोला है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। चलो निकालते हैं। वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इक्वल्स 2r साइन ऑफ θ/2। तो फिर इसको लिखो डेल्टा आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स r की वैल्यू 10 इंटू साइन ऑफ थीटा कितना है 120 डिग्री। पहला कितना है क्वार्टर रेवोल्यूशन के लिए पहले कितना 90 ना, 90/2 यानी कितना हो गया साइन 45 क्या। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 2 इंटू 10 इंटू साइन 90 बोले तो 90/2 बोले साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इसको अगर आपने लिखा √2 इंटू 10 इंटू 1/√2, ये हो गया दोनों खत्म, तो बचा 10√2। ये आपको शॉर्टकट भी याद था, कैसे देखो जरा, यहाँ लिखा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, क्या लिखा हुआ था √2r लिखा हुआ था, r की वैल्यू कितनी है 10 और √2 एज इट इज, ठीक है। ये तो अपन ने लॉजिकली समझा था ना पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से, ये वही तो है लेकिन सिर्फ फॉर्मूले के साथ, अच्छा अब देखते हैं दूसरा वाला केस। दूसरे वाले केस में क्या पूछा, फॉर 120 डिग्री, क्योंकि वो 1/3 रेवोल्यूशन कर रहा है, मतलब पूरा रेवोल्यूशन का नहीं 1/3 कर रहा है, 1/3 यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा आर इक्वल्स 2r साइन ऑफ 120/2 दैट इज साइन 60। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 और साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, 2 गेट्स कैंसिल और ये आ जाएगा 10√3, है ना। तो डेल्टा आर इक्वल्स टू 10√3। ये है आपके दोनों भी आंसर्स। तो ये मीटर्स में जो भी है 10 मीटर्स उसका रेडियस दिया था, तो ये हो जाएगा 10√2 यानी कि 10√2 की अगर वैल्यू निकालना चाहो तो कितनी आती है मालूम है आपको, इसकी वैल्यू होती है 10 इंटू 1.414। तो ये हो जाता है आपका 14.14 मीटर्स, ठीक है। तो क्वार्टर रेवोल्यूशन में वो इतना चलता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा और ये तो इसके बारे में बोला जाएगा, तो ये लिखा जाएगा आपका 10 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है। तो ये हो जाएगा आपका 17.32 मीटर्स। देखो जरा डेल्टा आर की वैल्यू, है ना। अगर यही क्वेश्चन में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डिस्टेंस भी निकालो बोलता तो कैसे निकालते थे, इसका डिस्टेंस कैसे आता था, तो मैं यहाँ लिख दूं छोटा सा, आप कैलकुलेशन कर लो आगे की। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेवोल्यूशन कितना हुआ, डिस्टेंस बोले तो r थीटा होता है ना, डिस्टेंस बोले तो r थीटा ना, फॉर्मूला लिखा था ना अपन ने r इंटू थीटा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे r कितना है रेडियस, थीटा कितना है, थीटा बोले तो π/2 यानी कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू पाई, ये हो जाएगा डिस्टेंस। और इधर का निकालेंगे तो डिस्टेंस r इंटू थीटा और इसको लिखा जाता है r इंटू थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री को क्या बोला जाता है 2π/3 बोला जाता है, 2π/3। क्वार्टर रेवोल्यूशन बोला था ना, तो क्वार्टर रेवोल्यूशन के अंदर डिस्टेंस कितना होता है 2π/3 होता है। कैलकुलेशन करना है आगे कर सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट निकालो बोला था वो तो निकाल लिया अपन ने, डिस्टेंस निकालो बोला तो अगर आपको निकालना है तो शौक से निकालिए प्लीज, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट
जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और एनिमेशन भी आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कैसे चेक करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे चेक करते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में सब कुछ डिटेल होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ।